गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत बाल गोविंद भगत पाठ का पाठ 1 समझाएंगे। इस पाठ में लेखक ने बाल गोविंद भगत के जीवन के बारे में लिखा है कि व्यक्ति यदि सद्विचारों का है तो वो चाहे घर में रहे और चाहे जंगल में रहे, उसके विचार कहीं भी परिवर्तित नहीं होते हैं। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझाना चाहा है कि व्यक्ति को हमेशा एक साधारण व्यक्ति बन के रहना चाहिए। जीवन सदैव एक जैसा नहीं चलता है, कभी सुख और कभी दुख आते हैं, पर हमें अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए और अपने सारे कार्य उसी तरह से करने चाहिए। आपने सुना होगा कि गांधी जी की भी आदत थी कि वो अपने किसी भी कार्य को, आज के कार्य को कल पर नहीं छोड़ते थे। डियर स्टूडेंट, जब वो एक बार गांधी जी बीमार हो जाते हैं और फिर उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके सहयोगी थे, वो उनसे कहते हैं कि तुम 2-4 दिन आराम कर लो, जो भी कार्य करते हो उनको मत करो। लेकिन वो नहीं मानते थे। उनका विचार था, क्या कभी सूरज निकलना बंद कर देता है? वह जब समय पर निकलता है तो हम सबको भी अपने कार्य समय पर करने चाहिए। वो कभी भी अपना काम दूसरों पर नहीं डालते थे, अपना काम स्वयं करते थे और दूसरों से काम करवाने में अधिक विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि वह प्रेरणा देते थे कि जिस तरह से मैं कार्य को कर सकता हूं तो तुम सब भी कर सकते हो। इसी तरह से बाल गोविंद भगत के बारे में लेखक ने बताना चाहा है कि एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके आदर्श उच्च थे। घर में रहकर भी वो गृहस्थ का जीवन न बिता करके सन्यासी की तरह रहते थे। भगवान के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। सदैव वो भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, अर्थात उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, अर्थात उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई थी। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, लंबी दाढ़ी भी नहीं रखते, कोई साधु संत नहीं थे वो, ना वो लंबी दाढ़ी रखते थे और न सिर पर जटाजूट पहनते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। उनका चेहरा, क्योंकि उनके सब बाल और दाढ़ी सब सफेद हो गई थी, तो उस दाढ़ी से उनका चेहरा सफेद जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे वो, कमर में एक लंगोटी माथ और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी, अर्थात कबीरपंथी जैसी टोपी पहनते हैं, इस तरह की वो टोपी पहने रहते थे। जब जाड़ा आता तब ऊपर से एक काली कमली ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन वो लगाया करते थे अपने मस्तक पर, जो नाक के एक छोर से ही हो, औरतों के टीके की तरह नाक से लेकर के वो और ऊपर लगाया करते थे, जिस तरह से स्त्रियां लगाती हैं, इस तरह से वो एक रामानंदी चंदन लगाया करते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला पहने रहते थे। तुलसी की जड़ की माला बनाई जाती है, कहा जाता है तुलसी की माला तो तुलसी की जड़ों की ही माला बनती है, उसकी टहनियों को काट काट करके माला बनाई जाती है। इस तरह की वो माला हमेशा गले में पहने रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। जो व्यक्तित्व का वर्णन किया हुआ है लेखक कहना चाहता है कि कोई उनके व्यक्तित्व को देख करके ये ना समझ ले कि वो कोई साधु और संत थे। साधु संत नहीं थे, वो गृहस्थ थे, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा था। लेखक कहना चाहता है उनकी पत्नी कैसी थी वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू, पतोह मतलब पुत्र की वधू,
पुत्र वधू को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी भी वो करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी, उसको भी वो किया करते थे, और एक उनके पास मकान भी था। इस तरह से वो उससे अपना गुजारा किया करते थे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी गोविंद बाल भगत थे, साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में वो खरे उतरने वाले थे, अर्थात साधुओं के अंदर जो योग्यताएं होती हैं वो सभी योग्यताएं बाल गोविंद भगत में थी। कबीर को वो साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। अर्थात उन्हें किसी से कुछ कहना होता था तो वो किसी से संकोच नहीं करते थे, उस बात को कह दिया करते थे। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेना, खामखा मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण से वो किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे। किसी की चीज को छूते ना, बिना पूछे व्यवहार में लाते, ना वो किसी चीज को छुआ करते थे जिसके कारण लड़ाई झगड़ा हो, ना उसे व्यवहार में लाते था यूज करते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता था, आश्चर्य होने लगता था कि आखिर में न तो वो किसी की चीज छूते, ना किसी से कोई मतलब रखते, आखिर में ऐसा क्यों। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, गांव में शौच के लिए बाहर जाना पड़ता खेतों में। यहाँ तक कि बाल गोविंद भगत किसी के भी खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे कि कहीं कोई टोक ना दे, कुछ कह ना दे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थे तो गृहस्थ। साहब अर्थात कबीरपंथी थे, कबीर को मानते थे, और कबीर का मठ बना हुआ था, मंदिर बना हुआ था उनके गांव में। तो अक्सर वो क्या करते, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते, अर्थात कबीर का जो मंदिर था वहां पर ले जाया करते थे जो भी खेतों में पैदा होता। और उसके घर से 4 कोस दूर था, पास में भी नहीं था, 4 कोस दूर था मंदिर। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाए, प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते हुए उसी गुजार, अर्थात सब कुछ उस मंदिर कबीरपंथी मठ में चढ़ा दिया करते थे। और फिर पुजारी जितनी जरूरत होती थी उतनी रख लेता था, और वापस उनको जितना दे देता था वो उसको कबीर का प्रसाद समझते थे, और प्रसाद स्वरूप उसको घर लाते थे। इन सब के ऊपर मैं भी मुग्ध था, लेखक कहना चाहता है उनकी इन सब बातों से मैं भी आश्चर्यचकित था, मुग्ध था। उनके मधुर गायन पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलती थी, मधुर संगीत गाया करते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उसके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। कबीरदास जी जिन पदों को लिखा है कबीरदास जी ने, बाल गोविंद भगत उन पदों को गाया करते थे। आषाढ़ की रिमझिम समूचा गांव खेतों में उमड़ पड़ा, अर्थात आषाढ़ के महीने में जब बारिश होती है तो कहते हैं कि धान की रोपाई शुरू हो जाती है। धान अधिक बारिश में पैदा होता है, इसलिए धान की खेती शुरू हो जाती और धान की रोपाई होती है। समूचा गांव खेतों में उमड़ पड़ता, कहीं हल चल रहे, कहीं रोपनी हो रही, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर के मेड़ पर बैठी हैं, आसमान में बादल घिरा है, धूप का नाम नहीं है, बरसात का इस तरह का मौसम हो जाता था, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती थी। वह क्या, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा, बाल गोविंद भगत। समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। और जिस तरह से और भी बहुत से व्यक्ति अर्थात नौकर जो खेत में रोपनी करते थे, बाल गोविंद भगत भी उनके साथ खेत में रोपनी किया करते थे। कभी डियर स्टूडेंट, आपको ये माहौल देखने के लिए मिले तो आप जरूर देखें। आप जिन चीजों को बड़ा कठिन समझते हैं, आप ड्राइंग में एक लाइन बनाते हैं और फिर सोचते हैं इसको बार बार बिगाड़ते और बनाते, लेकिन वो अनपढ़ मजदूर जब खेतों में रुपाई करते हैं तो उस रुपाई में का एक ऐसा लयबद्ध तरीका होता है
हैं और पानी के अंदर खड़े रहते हैं, पूरे पूरे दिन पानी के अंदर खड़े रहते हैं और उस पानी के अंदर खड़े रह करके वो धान के दो दो बीजों को और उसमें रोपते हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो देखना। या गांव में कुम्हार जब अपनी चौक पर बर्तन बना रहा होता है, उस चाक को चलते हुए देखना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यदि कभी गांव जाएं और इन सब का मौका मिले तो आप सब जरूर देखना। धान की रोपाई तो सिर्फ सावन या भादो महीने में ही होती है, आषाढ़ या सावन में, लेकिन चाक तो अक्सर चलाते रहते हैं क्योंकि मिट्टी के बर्तनों की अब थोड़ी डिमांड कम हो गई है। इसके कारण उनका व्यवसाय थोड़ा मंदा पड़ गया है, कम करते होंगे लेकिन फिर भी करते हैं। तो वो पंक्तिबद्ध खेत में बिछा रहे हैं, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है। एक तो रोपाई भी कर रहे पानी में खड़े होकर और दूसरे गाते भी जा रहे हैं। कभी वो स्वर को ऊपर ले जाते हैं और कभी उसको नीचे ले आते हैं और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत जादू सा उत्पन्न कर देता है। दूसरे आगे लेखक ने लिखा हुआ है, भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मतलब आधे रात का समय, 12 बजे का समय गांव में अधरतिया बोला जाता है कि आधी रात का समय, थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प से आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु जब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अर्थात बरसात में आपने देखा कि मेढक भी बोलने लग जाती है और झींगुर भी बोलते हैं, झन झन की आवाज आती है और मेढक भी बोलने लग जाते हैं। फिर भी ऐसा नहीं कि उनकी आवाजों के कारण बाल गोविंद भगत की आवाज रुक जाए। उनकी भी खंजड़ी ढिमक ढिमक बज रही होती है और वे गा रहे होते हैं, गोदी में पियोवा चमक उठे सखिया चिहुक उठो ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है कि वह अकेला है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। इस तरह इसको भावार्थ दिया गया है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौद उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका दिया। अर्थात आधी रात में भी वो उठ करके गाने लगते थे और जब उनका संगीत लोग सुनते थे तो सोते हुए भी जग जाते थे और उनके उस गाने को सुनने लग जाते थे। अरे, जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है, शांति से सोया हुआ है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग गया। अर्थात तुम्हारी गठरी में चोर लगा हुआ है, इसलिए हे मुसाफिर जग जाओ। अर्थात तुम्हारा जीवन धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, इसलिए हे मुसाफिर जग जाओ और जग करके ईश्वर का स्मरण करो। धन्यवाद।